आप सब ठीक है ना। देखो बच्चों, आज से हम सब शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का 2026। जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड से, उन बच्चों को खासकर तैयारी के लिए हम आज से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट का आज हम लोग उसी कड़ी के सामाजिक विज्ञान से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को देखते जाएंगे। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है, आराम से मस्ती के साथ सुनना है, आपका रिवीजन होते जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सबसे पहले इसमें देखना है दोस्तों, ये मैंने जो बनाया है ये ब्रिलियंट पब्लिश का है। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया गया है। 2011 से 2025 तक के सारे सवालात को एक ही जगह जमा किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और कुछ बहुत आपदा प्रबंधन से सवालात पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के, है ना। हिस्ट्री में सबसे पहला है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को हम लोग थोड़ा सा रिकेप करेंगे और उससे 50 नहीं बल्कि 47th क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, 2011 से 25 के बीच में आ चुके हैं, जो हम सबको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा 2026 का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने में। टेंशन नहीं लेना है, बिंदास मस्ती के साथ सुनना है। पहले हम लोग अपने जो चैप्टर है आज का, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकेप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन में, ठीक है। क्विक रिकेप में हम लोग देखेंगे 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया, ठीक है। फ्रांसीसी दार्शनिक अनसॉट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। क्या है? राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। किसने ये बात कही? तो अनसॉट रेनन। वो कहाँ के दार्शनिक थे? तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे, ठीक है ना। और देखिए 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकट हुआ। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुआ। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग कहते थे। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? बुर्जुआ वर्ग कहते थे। चलिए थोड़ा सा और है और ये देख लेते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो किस वर्ग की थी? तो मध्यम वर्ग की क्रांति थी। नेपोलियन बहुत बड़ा हीरो वर्ग आया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। किस द्वीप में? तो कोर्सिका द्वीप में। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे। तथा 1804 ईस्वी में वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। नेपोलियन कहाँ की राजगद्दी पर बैठा था? फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 1804 में, ठीक है ना। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, वहाँ के चांसलर मेटरनिख ने किया था। 1830 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था उसका नाम था चार्ल्स 10। हाँ फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हम लोगों ने अभी क्विक रिवीजन क्विक रिकैप कर लिया। अब हम सब इसका ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे तो हमारा एक चैप्टर बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1800 और क्वेश्चन नंबर 1, 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? किसी को है पता? ऑप्शन नंबर ए सेडोन, बी सेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहाँ हुआ था? कोई बताना चाहेंगे? जी हाँ, सेडोन में हुआ था। कहाँ तो हुआ था? सेडोन में। ऑप्शन नंबर 1 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था?
ऑप्शन नंबर 1 क्रीमिया का युद्ध, बी सेडोवा का युद्ध, पर्शिया डेनमार्क का युद्ध या सेडोन का युद्ध। जी हाँ, बताए। ऑप्शन नंबर डी, सेडोन के युद्ध के बाद क्या हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज हम लोग आसान से जानते हैं कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो हम लोगों ने अभी क्विक रिकेप में देखा था कि यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो मेजिनी था। कौन था, मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान, बहुत आसान से सवाल, इसका उत्तर होगा मैसूर। कहाँ के थे, मैसूर के थे। गुड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में गैरीबाल्टी पेस्ट्स से क्या थे, हम लोगों ने इसको क्विक रिकेप में भी दिया था। गैरीबाल्टी पेस्ट्स से क्या थे बताइए, गैरीबाल्टी पेस्ट्स से एक नाविक थे। कौन थे, नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था, ऑप्शन ए 1863, 1864, 1871 या 1872। बताइए कब किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 ईस्वी को किया गया था, 1871 ईस्वी को किया गया था, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 1871 में कौन सी संधि हुई, तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अठारह सौ 30 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ था, संघीय शासन व्यवस्था थी या संवैधानिक राजतंत्र था या गणराज्य था या अधिनायकवाद था। बताइए 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणराज्य। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, गणराज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्टी या मेजिनी। ये चारों नाम बहुत फेमस है, आप सबको याद रखने की बहुत ज़रूरत है ये चारों नाम। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे फेमस नाम है वो बिस्मार्क, बिस्मार्क के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क, मेजिनी, काबूर या गैरीबाल्टी। तभी हम लोगों ने देखा था बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी के एकीकरण से था, ना कि इटली के एकीकरण से था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था, पता है आपको, पता है आपको। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या पर्शिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, मेजिनी, गैरीबाल्टी, लेनिन या बिस्मार्क। याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के बारे में बात आएगी तो हमें इसको उत्तर बिस्मार्क देना है। कौन देना है, बिस्मार्क ही देना है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी 1871 कब हुई थी, 1871 को।
गुड। चलिए, जलवेरिन संबंधित है, किससे संबंधित है जलवेरिन? क्वेश्चन नंबर 15 किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने क्विक रिवीजन पढ़ा, ये व्यापारियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित है जलवेरिन। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेवा संधि कब हुआ था? बताइए, किसी को याद है जेनेवा संधि कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब बताइए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? क्या बनाया था? 2020 और 22 दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? आसान सवाल, बताइए। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। निम्न में किसके योगदान में इटली का एकीकरण हुआ था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो ये तीनों थे, मेज़िनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, तीनों के द्वारा योगदान दिया गया था। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। लोग 20 से देखते, थोड़ा सा मिटा हुआ, घबराने मैं उसको से बता दूंगा क्या नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त और लौह की नीति के अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा मिटा हुआ, घबराना, मैं बता रहा हूँ। निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? 4 ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन में बताना है कि जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था। किसने कम किया था? इन 4 ऑप्शनों में क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या लॉसने सम्मेलन? किस सम्मेलन के द्वारा जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम किया गया था? तो लॉसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? लॉसने सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन हो गया। अब 23वां क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हमने शुरू में ही पढ़ाया था, याद कीजिए। हीगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का दार्शनिक था हीगेल। ठीक है ना? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना? जिसका सही उत्तर होगा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? सबसे आसान क्वेश्चन बताइए, 1789। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा हुआ है। मोज़िनी का संबंध किस संगठन से है? क्वेश्चन नंबर 26, मोज़िनी का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन ए में लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में डाइट और डी में जालवेरिन। ये ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से संबंधित। ठीक है ना? चलिए, सवाल नंबर 27, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बताइए, जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में है। कोसुत का संबंध किस देश से है? 28वां सवाल, कोसुत का संबंध किस देश से है? कोसुत का संबंध
हंगरी से। कहाँ से है? हंगरी से है। गुड। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। चलिए, गुड। 29 नंबर तक होगी। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताइए। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854, 64, 74, 84 कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1864 को हुआ था। ठीक है ना। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 31। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861, 1871, 1720, 1877। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1871। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। लुई फिलिप किस देश का शासक था? बताइए। ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों को गुट में शामिल नहीं है? जब इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो जो जो गुट में शामिल उसको अलग कर दीजिए, और तो जो बच जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बताइए मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रूस। आपको इसमें से क्या लग रहा है? जर्मनी क्या मित्र राष्ट्र में था? नहीं, जर्मनी ही से लड़ाई हो रही थी। बाकी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों आपस में दोस्त थे, मित्र राष्ट्र में थे। जर्मनी नहीं था, जर्मनी अगेंस्ट में था। ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा मिटा हुआ है, घबराइए मैं बताता हूँ। बोहेमिया। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? क्वेश्चन नंबर 34। बोहेमिया निम्न 4 देश दिए हुए हैं, ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की और पोलैंड। इनमें किसके अधीन था बोहेमिया? बताइए। ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। गुड। अब 35 नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं। ठीक। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो ये जर्मनी का सम्राट बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी 1793 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। गुड। और क्वेश्चन नंबर 37। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान ने। जापान क्या था? आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा विक्टर एमेनुएल। कौन था? विक्टर एमेनुएल था। गुड। क्वेश्चन नंबर 39। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक? इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक बताइए। जर्मनी नहीं बल्कि इटली का प्रमुख एकीकरण का प्रमुख नायक। ऑप्शन ए मेजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी। इनमें से सभी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी तीनों थे। मेजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी तीनों इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक में से थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन जर्मन के चांसलर थे? जर्मन का चांसलर कौन था? बताइए। जर्मन का चांसलर बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी। नेपल्स की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 41। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 को ईस्वी को हुई थी। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बताइए। इन 4 ऑप्शन में से मेजिनी, मेटरनिख, बिस्मार्क या लेनी, इन चारों में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 44। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी?
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बुर्बो। किसके द्वारा? बुर्बो। एक मिनट, हाँ, बुर्बो के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? रूस और, बताइए, रूस और जर्मनी। गुड। ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ये हमारा 45 क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन बाकी होंगे, 2 क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हम। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने किस देश की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? फ्रांस की ओर से। किस देश से? फ्रांस देश की ओर से शामिल होने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 47, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? बताइए। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र था। कौन था? मिस्र था। इस तरह से दोस्तों हमारा 47 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और भी इसके दूसरे चैप्टर से संबंधित हम लोग पहले अभी लघु तन्य को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर पे लघु तन्य दीर्घ तन्य कर लेंगे। फिर दूसरे जो चैप्टर हमारा समाजवाद और साम्यवाद, उससे संबंधित सवालों को देखेंगे। ठीक है। हैव ए नाइस डे।